नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। जन नायक जयप्रकाश नारायण को मानने वाले लोगों ने भिलाई के जेपी चौक में उनका जन्मदिन मनाया। प्रतिमा में माल्यार्पण कर जयप्रकाश अमर रहे के नारे लगाए। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और आज़ादी के बाद देश की राजनीति को नई दिशा देने वाले जन नायक भारत रत्न से सम्मानित जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती है और इस मौके पर प्रदेश भर में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। भिलाई के सुफेला स्थित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा स्थल पर उन्हें विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। जयप्रकाश नारायण अमर रहे के नारे भी लगाए गए। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामजी त्रिपाठी मुख्य रूप से मौजूद थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण को युवाओं की आवाज़ बताते हुए कहा कि जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए खुद को समर्पित किया था। उन्होंने जनमानस का मार्गदर्शन किया। इस दौरान सत्ता व संविधान विषय पर एक व्याख्यान का भी आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने विचार रखे और जयप्रकाश नारायण के कार्यों पर प्रकाश डाला। इस देश के नौजवानों की धड़कन थे, जनता के आत्मविश्वास थे, जनता के जो मौलिक सवाल हैं उनको हल करने के लिए एक ऐसा विश्वास पैदा करने वाले इंसान थे, जो हमारे आपके बीच में उन्होंने जब जब ज़रूरत पड़ी देश को, उन्होंने संघर्ष और रचना दोनों के माध्यम से इस देश को नई दिशा दी है। यही जयप्रकाश नारायण की सबसे बड़ी हमारे लिए एक प्रेरणा है। जेपी को हम विश्व के पटल पर बुला नहीं सकते, और जो आज अक्टूबर माह है वो विश्व का ऐतिहासिक महीना है। इस महीने में गांधी की जन्म शताब्दी और शास्त्री जी की 11 अक्टूबर को जेपी का है, और 31 अक्टूबर को आचार्य देवनरेंद्र, सरदार पटेल और इंदिरा गांधी का शहादत दिवस। ये बहुत महत्वपूर्ण महीना है विश्व के लेवल पर, और विश्व इस महीना को याद करते हैं। जयप्रकाश नारायण दरअसल भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसकी प्रासंगिकता मुझे लगता है युगों युगों तक बनी रही। जैसा कि हमारे साथी ने बताया, जयप्रकाश नारायण ने जीवन को गढ़ने के, भारतीय समाज को गढ़ने के जो सूत्र दिए थे, जो 7 सूत्र दिए थे, जिसे हम सब ने संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना, वह जो सूत्र हैं, 7 सूत्र हैं, मुझे लगता है वह भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के सूत्र थे। दुर्भाग्य है कि ये सूत्र बहुत सार्थक न हो सके, लेकिन पूरा समाज, भारतीय समाज उस दिशा में काम करने की कोशिश कर रहा है। आज ज़रूरत इस देश में आर्थिक सुधारों की है, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की है, राजनीतिक शुद्धिकरण की है, बौद्धिक नवजागरण की है, तो आध्यात्मिक नवजागरण की है। जो सूत्र मुझे लगता है कि जयप्रकाश जी ने इसलिए वो आज बहुत प्रासंगिक है। निर्वाचन प्रणाली लागू किए जाने के साथ 3 मुद्दे को लेकर आंदोलन चलाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रेश गजभिये भिलाई पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 70 सालों में कई सरकारें बदल गई, लेकिन नहीं बदली तो दलितों की सिर्फ तकदीर। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं डॉक्टर अंबेडकर मृत्यु भूमि संस्थान नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश गजभिये ने कहा कि देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी दलितों की स्थिति और तकदीर नहीं बदली। उन्होंने कहा कि नीति के साथ नीयत भी साफ होनी चाहिए, लेकिन सरकारों की नीयत में खोट रही। केंद्र में बैठी सरकारों ने दलित समाज के उत्थान के लिए नीतियां तो खूब बनाई, लेकिन इन नीतियों पर धरातल पर उतारने का कोई प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकारों को यह डर है कि दलितों की संख्या देश में बहुत ज़्यादा है, यदि यह समाज जाग जाएगा तो यह सत्ता हथिया लेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि सत्ता उनके हाथ में बनी रहे, हम केवल वोटर बने रहें। हाल ही में कांग्रेस और पंजाब में दलित सीएम बनाए जाने की जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे समाज में कांग्रेस के प्रति अच्छा संदेश क्या है। उन्होंने भाजपा से भी मांग की कि 22 राज्यों में कुछ राज्यों में वो दलित सीएम बनाएं, अन्यथा यह समाज भी उनका साथ देने के लिए सोचेगा। गजभिये ने कहा कि समाज की कुछ मांगों को लेकर पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान रविवार को भिलाई पहुंचे ऑल इंडिया ST फेडरेशन के सेक्टर 4 स्थित भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पहली मांग थी कि डॉक्टर अंबेडकर मृत्यु भूमि 26
अलीपुर रोड दिल्ली को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। यह मांग लगातार 18 वर्षों के आंदोलन के बाद पूरी हो चुकी है, किंतु अभी कई मांगें बची हैं। उनकी पहली मांग है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए, जिससे 1932 में बाबा साहब ने अंग्रेजी हुकूमत से मंजूर कराई थी, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि देश में एसटी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों पर जो सांसद और विधायक चुनकर आते हैं उतने उत्तरदायी और जिम्मेदार नहीं हैं। गजभिये का कहना है कि जो आरक्षित सीटें होती हैं वहां पर भी 60% स्वर्ण वोटर शामिल रहते हैं। स्वर्ण वोटर जिसके पक्ष में वोट कर देता है वह जीत जाता है। इस तरह वह दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वह स्वर्णों की पसंद का होता है, इसलिए समाज के लिए मजबूती से नहीं लड़ पाता। बाबा साहब ने यह देखते हुए व्यवस्था कराई थी, यदि आरक्षित सीटों पर केवल दलितों को ही वोट देने का अधिकार रहे तो ऐसे प्रतिनिधि समाज के साथ गद्दारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे में समाज उन्हें दंडित करेगा और आगामी चुनाव में हरा देगा। गजभिये ने कहा कि दिल्ली में जहां कांग्रेस और भाजपा के दिवंगत नेताओं की समाधि स्थल कई एकड़ जमीनों पर बनाई गई है, वहीं बाबा साहब की समाधि केवल 1 एकड़ भूमि में है। उनकी मांग है कि बाबा साहब की समाधि स्थल को भी बड़ा परिसर मिले। आजू बाजू में जितने भी सरकारी और प्राइवेट बंगले हैं उसे खाली कराकर सरकार एक बड़ा भूमि परिसर समाधि स्थल को दें। 1951 में एक कानून बना जिसके तहत महात्मा गांधी समाधि स्थल पर किसी भी विदेश से जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आता है उनको समाधि स्थल पर लाया जाता है तथा उसे पुष्पांजलि कराई जाती है। यह एक प्रोटोकॉल है, ऐसा ही प्रोटोकॉल बाबा साहब की समाधि के लिए भी बनाया जाए। इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय महासचिव सुनील राम टेके, प्रदेश अध्यक्ष अनिल खोपड़ागढ़ सहित बड़ी संख्या में समाज के लोगों की उपस्थिति रही। अम्बेडकर महापरिनिर्वाण भूमि सम्मान समिति दिल्ली के द्वारा आगामी 6 दिसंबर को दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण भूमि निधन स्थल में समाधि स्थल में राष्ट्रीय दलित महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और राष्ट्रीय दलित महापंचायत में प्रमुख मुद्दा होगा सेपरेट इलेक्टोरल लागू करो, जो पूना पैक्ट, पूना करार के तहत जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरल समाप्त हुआ था उसको फिर से लागू करो। यानी अभी जो अनुसूचित जाति जनजाति की लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं उन सीटों में सवर्ण मतदाता भी शामिल हैं, तो उन सवर्ण मतदाताओं को जैसा उसमें हटाया गया था और केवल एसटी एससी के लोकसभा विधानसभा सीटों में एसटी एससी के ही मतदाताओं को वोट देकर अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था, वही व्यवस्था को लागू करने की मांग उसमें की जाएगी दलित महापंचायत में। और जिस प्रकार महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी की समाधि को 50 एकड़, 60 एकड़, 40 एकड़ जमीन दिल्ली में दी गई है, उसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर की दिल्ली में जो महापरिनिर्वाण भूमि समाधि है उसको भी बड़ा भूमि परिसर दिया जाना चाहिए और उसके आजू बाजू में जितने सरकारी और प्राइवेट बंगले हैं उनको भी खाली कराना चाहिए। और महात्मा गांधी समाधि को 1951 और 1958 कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया है कि विदेश से जो भी राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारत आएगा तो वो गांधी की समाधि पे माला चढ़ाने जाएगा। ऐसा ही प्रोटोकॉल बाबा साहब के महापरिनिर्वाण भूमि को मिलना चाहिए ताकि विदेश से आने वाला राष्ट्राध्यक्ष बाबा साहब के भी महापरिनिर्वाण भूमि पर जाए। इसके अलावा जो गांधी को ये लोग राष्ट्रपिता कहते हैं तो हम लोग भी देश में बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान पिता कहते हैं, इसलिए ये मांग हमारी जायज है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश में भी अंबेडकर यूनिवर्सिटी और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन भारत के सभी राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी बनना चाहिए बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसी प्रकार भारत के सभी राज्यों में बनना चाहिए। अभी कांग्रेस ने पंजाब में दलित वर्ग के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया है। हम भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करते हैं कि वे भी दलित वर्ग का मुख्यमंत्री किसी राज्य में बनाएं। लखीमपुर की घटना को लेकर कांग्रेसियों ने मौन धरना प्रदर्शन कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
किसानों को कुचलकर हत्या किए जाने से नाराज कांग्रेस जनों ने भिलाई के सेक्टर 1 चौक में मौन व धरना प्रदर्शन कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं कांग्रेस जनों ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया है। कांग्रेस जनों का कहना है कि जिन अन्नदाताओं के उगाए अन्न खाकर हम जिंदा है, उन्हीं अन्नदाताओं की कार से कुचलकर हत्या करना महापाप है, जिसकी हम सभी कांग्रेस जन कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री योगी की किसानों की हत्या को लेकर किसी तरह की कार्रवाई न करना और इस मामले को लेकर मौन धारण करना समझ से परे है, जिसकी जानकारी कांग्रेस जनों ने इस प्रकार से दी। जवान पर मोदी सरकार के द्वारा जो अत्याचार किसानों पे किए जा रहे हैं, जिस तरह उनके केंद्रीय गृह मंत्री ने और उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर किसानों को मारा, उसके बाद भी मोदी सरकार और योगी सरकार मौन रही। और जितने भी देश में अत्याचार हो रहे हैं, हाथरस कांड हो चाहे कहीं हो, जहां भी मतलब लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, वहां पे किसी को भी कोई भी न सजा दिलाने की कोशिश हो रही है, न उन पे कोई कार्रवाई करने की कोशिश हो रही है। मोदी सरकार मौन है, योगी सरकार मौन है। पब्लिक के ऊपर हो रहे सारे क्या बोलते हैं अत्याचारों के। उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है, जिसको मैं अपने शब्दों में कहूंगा तो जैसे आतंकवादी लोग हमारे देश के जवानों को टारगेट करके शहीद कर देते हैं, उसी प्रकार लखीमपुर की खीरी की जो घटना हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र अजय मिश्रा के पुत्र ने हमारे किसानों को टारगेट करके उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये बहुत बड़ा घटना नहीं, ये हत्या है हमारे किसानों को, जो हमारे किसानों को शहीद हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा मौन रखा गया, क्योंकि योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए, अजय मिश्रा को उसको पद से हटाया जाए। लखीमपुर में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी से कुचलकर जो मिशन से हत्या की गई, बहुत ही भावनापूर्ण और बहुत ही गलत तरीके से किसानों को मिशन से हत्या करके उन्होंने साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं, इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है उनके दिमाग में। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा जो शुरू से मानती रही है, उसी के अनुसार हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से मौन व्रत रखते हुए 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करने का जो निर्णय लिया, पूरे भारतवर्ष में इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल सके कि जो सत्य और अहिंसा का मार्ग है वही सत्य मार्ग है और उसी पे विजय हासिल हो सकती है। कांग्रेसियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन से भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी इसे कितने गंभीरता से लेते हैं, ये तो समय ही बताएगा। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। कोसानगर में सड़क के दोनों छोर पर लग रहा है पेवर ब्लॉक। वार्ड में हो रहे विकास से नागरिकों में हर्ष। नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन शमशेर बहादुर कांचा और स्थानीय जनप्रतिनिधि डॉक्टर दिनेश एस साहू के पहल पर वार्ड में कई वर्षों से बंद पड़ी विकास की गति रफ्तार पकड़ने लग गई है। कोसानगर राधा कृष्णा मंदिर से दीक्षित कॉलोनी और गांधीनगर में सड़क के दोनों छोर पर लाखों की लागत से पेवर ब्लॉक लगाने का काम शुरू हो गया है, जिससे वार्ड वासियों में हर्ष व्याप्त है। स्थानीय जनप्रतिनिधि डॉक्टर दिनेश एस साहू ने पूर्व एल्डरमैन शमशेर बहादुर कांचा को वार्ड में व्याप्त समस्याओं को लेकर अवगत कराया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए पूर्व एल्डरमैन कांचा ने वार्ड में विकास के लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करवाया, जिसके बाद वार्ड में एक के बाद एक लाखों के विकास कार्य हो रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में वार्ड वासियों को सार्वजनिक शौचालय में व्याप्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, जिसकी जानकारी पूर्व एल्डरमैन शमशेर बहादुर कांचा और स्थानीय जनप्रतिनिधि डॉक्टर दिनेश साहू ने दी। पहले इस वार्ड को वार्ड 3 के नाम से जाना जाता था। आज वार्ड 4 और 5 हमारे नेहरू नगर लगभग कम से कम 4 चुनाव हो चुका है और 5 पार्षद बीजेपी का बना हुआ था। आज इस वार्ड इतना उपेक्षित हो गया था। आज हमारे भूपेश भैया कांग्रेस सरकार आई, हमने वार्ड 3 के बारे में बहुत सारी समस्या को माननीय पूर्व महापौर विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी से हमने चर्चा किया कि वार्ड 3 नेहरू नगर और कोसानगर जो उपेक्षित है उनके बारे में, यहाँ के रोड नाली, यहाँ के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे। और सबसे ज़्यादा नेहरू नगर पूरे वार्डों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे संपत्ति कर पटाने वाला पहला वार्ड है, जो सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ लगाया जाता है। आज हमारा लगभग 20 सालों से ये वार्ड हमेशा उपेक्षित रहा है। इस बार कांग्रेस सरकार आने से
हमारे भूपेश भैया के सरकार रहने से और माननीय देवेंद्र यादव के यहाँ के महापौर बनने से और विधायक बनने से यहाँ का कार्य बहुत ही अच्छा हो रहा है। और हमने इस पूरे चर्चा को और बात को हमने यहाँ के विकास को हमने माननीय विधायक के सामने में रखा। बड़े उसने गंभीरता से इस बात को सुना और आके उसने दौरा भी किया, देखा कोषानगर को, नेहरू नगर को, दोनों को। आज लगभग 3.25 करोड़ रुपया माननीय हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी ने वार्ड 3 वार्ड 4 के बारे में दिया और आज आपके सामने में ये विकास कार्य दिख रहा है। नगर क्षेत्र में क्या है, बरसात के दिनों में लगातार कीचड़ हो जाती थी रोड के दोनों तरफ छोर में। तो इस मांग को हमने पूर्व महापौर देवेंद्र यादव जी और एल्डरमैन से मांग किए थे कि भैया की बरसात के दिनों में रोड के आजू बाजू कीचड़ व्यवस्थित हो जाती है। साइकिल अगर बच्चे चलाते हैं तो रोड के बीचों बीच चलाते हैं, दुर्घटना का भय रहता है। इस मांग को ध्यान रखते हुए पूर्व में हमने लिखित के माध्यम से कई बार पेवर ब्लॉक के लिए मांग किया था और अन्य चीज़ों के लिए भी मांग किए हैं, जिनका बहुत जल्दी निवारण होने वाला है। कारण क्योंकि बरसात के दिनों में कीचड़ होता था, बच्चे बीच रोड में खेलते थे तो दुर्घटना का भय रहता था गाड़ी से आने जाने वालों का। अब ये भय ख़त्म हो गया है। बहुत जल्द कोषानगर के दोनों छोर रोड के तरफ यहाँ से लेकर गांधीनगर दीक्षित कॉलोनी तक दोनों छोर में पेवर ब्लॉक लग रहा है। हम इसके लिए कांग्रेस शासन, मेयर और एल्डरमैनों को धन्यवाद देते हैं। वार्ड के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता ने पेवर ब्लॉक लगने पर खुशी जाहिर की है। वहीं 10 से 15 वर्षों से भाजपा के कार्यकाल में वार्ड में व्याप्त समस्याओं को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571। मोबाइल नंबर 7770 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। दुर्ग के बोरसी में महिला मंडलियों द्वारा नवरात्रि के मौके पर रास गरबा दांडिया का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर युवक युवतियां एवं महिलाएं दांडिया कर भक्ति गीतों में झूमते नजर आ रही हैं। कई सालों से यहां पर यह आयोजन होता आ रहा है। अभी तक नवरात्रि में गरबा की धूम गुजरात में देखने को मिलती थी, लेकिन कुछ दिनों से गरबा का क्रेज छत्तीसगढ़ में भी बढ़ा है। यही कारण है कि नवरात्र आते ही युवक युवतियां या महिलाएं गरबा की तैयारी में जुट जाती हैं। गरबा नृत्य के परिधान को पहनकर नृत्य करने का क्रेज भी युवाओं में बढ़ा है। यही कारण है कि ऐसे परिधान की मांग भी बाजारों में खूब बढ़ी है। दुर्ग के बोरसी महिला मंडल के द्वारा भी विगत कई सालों से नवरात्रि पर्व के मौके पर रास गरबा का आयोजन किया जाता है। बाकायदा रास गरबा के गीत में युवक युवतियां दांडिया करते नजर आती हैं। दांडिया करने वाली युवतियां और महिलाएं बताती हैं कि इसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। दांडिया खेलने के दौरान परिधान का भी खासा ख्याल रखा जाता है। कई दिन पूर्व इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है, नृत्य में कोई गड़बड़ी ना हो। हमारे जानकी मानस महिला मंडल की ओर से है ये कार्यक्रम। हम हर साल नवरात्रि के टाइम पर करवाते हैं और ये पूरे हम 9 साल से करवाते आ रहे हैं यहाँ पे। और ये छोटा सा प्रोग्राम है जो हमारी सोसाइटी वाले मिलकर करते हैं यहाँ पे, सारे बच्चे महिला सब मिलकर। क्या सोच है इसके पीछे? ये हम 9 दिन जो होता है नवरात्रि का उसे अच्छे से सेलिब्रेट कर सके,
इस सोच से करते हैं, सो दैट 9 दिन जो ये माता को जो हम डेडिकेट करते हैं वो अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए करवाया जाता है। ये हमारा जो नवरात्रि का फेस्टिवल जो हम 9 दिन कराते हैं इधर, वो मेन हमारा पर्पस है, इधर हम लोगों को यहाँ इकट्ठा करना चाहते हैं। जो यहाँ महिलाएं रह रही हैं उनके लिए हम यहाँ आयोजन करते हैं कि वो यहाँ पर आए 9 दिन अपने घर गृहस्थी से अलग होके यहाँ पर माहौल को एंजॉय करें। ये हमारा मेन पर्पस रहता है। 9 दिन हम यहाँ पर धूम मचाते हैं, खूब मस्ती से यहाँ पर सब एक साथ रहते हैं। आंटी लोगों के साथ हमें बहुत मज़ा आता है ये सब जो हम करते हैं बस। और उनसे जब हम उनसे घुलते मिलते हैं तो हमें बहुत कुछ उनसे सीखने मिलता है। हम लोग पिछले ये 9वां साल है हम लोग का गरबा का, और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। सब लोग पूरी आसपास की जितनी भी गर्ल लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सब लोग मिलके माता रानी की एक गरबा के से एक तरह की हम लोग सेवा करते हैं माता जी की। और बस माता रानी से यही है कि हमेशा ऐसे ही होता रहे, आगे भी हम लोग करते रहे, सब लोग मिलजुल के रहें। देखा जाता था कि गुजरात में ही डांडिया की धूम रहा करती थी, लेकिन कुछ सालों से छत्तीसगढ़ में भी डांडिया की धूम देखने को मिल रही है। पारंपरिक जो परिधान होते हैं गुजरात के, उसको पहन को देखकर दुर्ग के बहुत सारी महिलाएं, युवतियां और युवक भी डांडिया करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे डांडिया का कैसा नृत्य करते हुए, छत्तीसगढ़ी गानों में भी डांडिया का नृत्य किया जा रहा है और उसका आनंद भी उठाया जा रहा है। प्रभात टीवी के लिए मैं हूँ रमेश भगत। धमधा के त्रिमूर्ति महामाया मंदिर में नवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। 5000 ज्योति कलश की स्थापना की गई है। जिला मुख्यालय दुर्ग से 35 किलोमीटर दूर बेमेतरा रोड स्थित धर्म धाम धमधा की नगरी में स्थित है त्रिमूर्ति महामाया मंदिर। लगभग 770 साल पहले ध्रुवगोड़ राजा राजवंश के 10वें राजा दशवंत सिंह द्वारा पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर बनाया गया था। मूर्ति महामाया का एक स्थान पर एकमात्र होने की भी गाथा है। राजा दशवंत सिंह को स्वप्न में महामाया माँ ने कहा कि मुझे यहाँ से निकालकर प्राण प्रतिष्ठा कराने का शुभ कार्य कराओ। किले से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर शिवनाथ नदी के तट पर महाकाली एवं उत्तर में नवा गांव के पास इमली के खोह में सरस्वती के रूप में विराजमान हैं। तीनों विग्रह को एक स्थान पर स्थापित करो जहां त्रिमूर्ति महामाया के रूप में प्रसिद्धि मिलेगी। 1979 में प्रथम बार ज्योति प्रज्वलित की गई। आज श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर काफ़ी विकास कर चुकी है और भी विकास होना है। धर्म धाम धमधा की नगरी तालाब एवं मंदिरों की नगरी है। अगर इसे पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास शासन करे तो नए पर्यटन स्थल बन सकता है, जहां त्रिमूर्ति महामाया मंदिर के साथ प्राचीन किले का भी दर्शन करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिलेगा और धमधा का नाम रोशन भी होगा। रानी त्रिमूर्ति महामाया सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती यहाँ जो भी भक्त आए हैं उनके मनोकामना पूर्ण हो। जो भी श्रद्धा भक्ति से आते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और मैं पुजारी उमाकांत शर्मा जी सेवा करते आ रहा हूँ। और जितने भी जैसे महाकाली जी अष्टमी तिथि में हम लोग विशेष संतान प्राप्ति के लिए नारियल देते हैं, जो 1 साल के अंदर माता की मनोकामना से उसकी गोद पूर्ण हो जाता है। तो त्रिमूर्ति महामाया मंदिर से कई वर्षों से जुड़े हैं। यहाँ भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना रखते हैं, माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। यहाँ विशेष करके पुत्र की मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। पहले 35 से 40 जो से प्रारंभ हुआ था, आज भक्तों के सहयोग से बढ़ते बढ़ते इस नवरात्रि 750 जो प्रज्वलित किए गए हैं। और देवी माँ की कृपा से सभी भक्तों के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये धर्मधाम की नगरी धमधा इन्हीं के कारण आज प्रसिद्धि की ओर बढ़ रही है। और अगर शासन इसे पर्यटक स्थल की मान्यता दे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी धमधा के लिए। धमधा का विकास होगा, धमधा के इतिहास को लोग जानेंगे। यहाँ प्राचीन किला भी है जिसे गोंड राजा के द्वारा बनवाया गया था, उसकी भी प्रसिद्धि फैलेगी। इसलिए शासन से हम मांग करते हैं कि ये पर्यटन स्थल घोषित किया जाए।
शक्ति की भक्ति में डूबी माई की नगरी डोंगरगढ़ सिद्धपीठ की आराधना और उपासना में उमड़ रहा है जन सैलाब। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन एवं मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा विशेष एहतियात बरतते हुए दर्शन एवं पर्व को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम बात करें रेलवे प्रशासन की, तो पहले की तरह इस पर्व में मेला स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज एवं विस्तार नहीं किया गया, केवल कोविड स्पेशल ट्रेनों का ही संचालन किया जा रहा है। मेले के लिए क्योंकि फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, तो उसके लिए प्रॉपर, क्योंकि कोविड के टाइम का उसके बाद में ये सारी व्यवस्थाएं एक अलग दूसरे तरीके से की गई हैं, जिसमें सारी टेस्टिंग प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है। पैसेंजर के लिए आने के लिए जाने के लिए एक एग्जिट एंट्री डेडिकेटेड बनाई गई है, उसका प्रॉपर अपना जो भी उनको सैनिटाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनकी टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो स्टॉल लगाए गए हैं। प्रॉपर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है, किसी को तुरंत वहाँ पर टेस्ट करना होता है तो वो भी वहाँ पर किया गया है, तो उसका सारा प्रोविजन दिया गया है। अभी जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं वो ऑलरेडी उनका पहले वैक्सीनेशन ऑलरेडी सर्टिफिकेट देखा जाता है, और उनका भी 48 आवर्स का RT-PCR रिपोर्ट भी उनका मंगाया जाता है। इससे इंश्योर किया जाता है कि हाँ वो इन्फेक्टेड नहीं है, और सब कुछ जितनी भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। खंड स्वास्थ्य अधिकारी BP एक्का ने बताया कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों की कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट, वैक्सीनेशन रिपोर्ट देखी जा रही है। जिसका कोविड टेस्ट नहीं हुआ उसके लिए रेलवे स्टेशन रोपवे के पास एवं झीर पानी के पास टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। उन्हें दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। पॉजिटिव आने पर मरीज को पेंड्री हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। टेस्ट सर यहाँ अभी हो चुका है 400 450 कल के दिनांक से 7 तारीख से अभी तक। अब तक इसमें कितने पॉजिटिव और कितने निगेटिव आए? पॉजिटिव तो नहीं है सर अभी फ़िलहाल के उसमें, निगेटिव ही है सबका। इसमें बाहर के राज्यों के कितने लोग हैं? बाहर के हैं सर, राज्य के अधिकतर महाराष्ट्र के आ रहे हैं पब्लिक यहाँ, महाराष्ट्र और गुजरात से कुछ लोग हैं, जिसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा पेंट्री भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा भी पुराने रोपवे के पास दुकानदार महाराष्ट्र से आकर दुकान लगा रहे हैं, जिसकी पूछताछ करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। यदि इसी तरह की लापरवाही की गई तो शहर में तीसरी लहर के कहर से बचाव इतना मुश्किल होगा। राजनांदगांव से प्रभात टीवी के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट।